हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 5 मई को एक सिंगल आर्टिकल डिस्कस किया जाएगा। आर्टिकल द हिंदू से लिया गया है। आर्टिकल है वाई इज़ बोइंग क्रूड स्पेस टेस्ट सिग्निफिकेंट। यहाँ पर हम बोइंग कंपनी के द्वारा जो स्पेस क्राफ्ट बनाया गया है स्टार लाइनर, उसके बारे में बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट है, प्री में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। जब जेम्स वेब टेलीस्कोप आ सकता है मेंस में, तो स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट भी पूछा जा सकता है। इसलिए प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से समझेंगे। बोइंग कंपनी के पिछले कुछ सालों के बारे में बात करेंगे और क्या स्टेक्स लगे हैं बोइंग कंपनी के इस प्रोजेक्ट में, उस पर भी चर्चा की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है आपकी जनरल नॉलेज के लिए, तो एटलीस्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे दी गई होगी। और आप डायरेक्टली सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस भी सर्च कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वाई इज बोइंग क्रूड स्पेस टेस्ट सिग्निफिकेंट। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर 2-3 साल पहले आप पूछ रहे होते तो मैं कहता कि इस तरह का क्वेश्चन मेंस में नहीं आएगा, लेकिन जब से यूपीएससी ने जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, तब से जो भी चीज़ें नासा कर रहा है या फिर यूनाइटेड स्टेट्स या बाकी अदर कंट्रीज़ स्पेस सेक्टर में कर रही है और उसके बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट हैं, वो सारी चीज़ें यूपीएससी मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हो गई हैं। अब डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं, तो मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल होगा और प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से तो होगा ही होगा। प्री में तो ऐसी चीज़ें पहले भी पूछी जाती थी, नासा के मिशंस के बारे में क्वेश्चन आया करता था। यूनाइटेड स्टेट्स अगर स्पेस सेक्टर में कुछ कर रहा है तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाया करता था। प्राइवेट सेक्टर कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में तो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो प्री और मीन्स दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे। बेसिकली जो आर्टिकल है वो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा प्राइवेट सेक्टर के द्वारा गगनयान यूएस वर्जन भेजा जा रहा है, जिसमें 2 एस्ट्रोनॉट आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजे जा रहे हैं। कुछ समय वहाँ व्यतीत करेंगे, वहाँ रहेंगे और फिर वापस आएंगे। तो इंडिया का जैसे गगनयान है, हालांकि इंडिया का गगनयान आईएसएस में नहीं, लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेज रहे हैं और वहाँ से घूम फिर के वापस आ जाएगा, डॉकिंग नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में जो प्राइवेट सेक्टर है उनके द्वारा मिशन भेजा जा रहा है, क्रूड मेंबर को आईएसएस स्टेशन भेजा जा रहा है। और किस तरीके से, कौन सा रॉकेट होगा, कौन सा स्पेस क्राफ्ट होगा, कितने लोग जाएंगे, उससे रिलेटेड डिटेल्स के बारे में इस आर्टिकल में चर्चा की जाएगी। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। मई 7 को एटलस वी रॉकेट के थ्रू स्पेस क्राफ्ट कॉल स्टार लाइनर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जा रहा है और इसी स्पेस क्राफ्ट में 2 वेटरन एस्ट्रोनॉट्स को बैठाया जाएगा और इन्हें भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। कौन है ये 2 वेटरन एस्ट्रोनॉट्स? बैरी विल्मोर एंड सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स इंडियन ओरिजिन वाली महिला हैं, पहले भी इस तरह के मिशन पे जा चुके हैं दोनों, और दोनों ही पहले इस तरह के मिशन को सक्सेसफुल करके लौट चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत ही एक्सपीरियंस वेटरन एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जा रहा है स्पेसक्राफ्ट स्टार लाइनर के थ्रू। और रॉकेट जो यूज़ किया जाएगा वो कौन सा है? एटलस वी रॉकेट। जो स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट है वो किसके द्वारा बिल्ड किया गया है? बोइंग कंपनी के द्वारा बिल्ड किया गया है। आपने जनरली जो एरोप्लेन्स हैं इंडिगो के, वो आपने देखे होंगे, उसमें बोइंग लिखा रहता है। तो जो बोइंग है ये एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जो कि कमर्शियल एरोप्लेन्स बनाती है। इसका अगर आपने देखा होगा, इसका जनरली जो कंपटीशन होता है वो एयरबस कंपनी से होता है, जो कि यूरोपियन कंपनी है। तो 2 मेन कंपनीज़ हैं जो कि एरोप्लेन्स बनाती हैं, और यहाँ पर बोइंग का एक वर्टिकल स्पेस रिलेटेड ऑपरेशंस में भी इन्वॉल्व है और उनके द्वारा ये स्पेस क्राफ्ट
स्टारलाइनर भी बनाया गया है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स में एक और ऐसी कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर कंपनी, जो कि स्पेस क्राफ्ट जिनके द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स के बारे में तो ऑलरेडी जानते होंगे, इलॉन मस्क का तो सब लोगों को पता ही होगा कि कौन है। तो इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। इन्होंने ड्रैगन क्रू जो है स्पेसक्राफ्ट बनाया हुआ है, जिसके थ्रू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट को भेजा जाता है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 7 एस्ट्रोनॉट्स को ये ISS में भेज सकता है और वापस रिटर्न लेकर आ सकता है। ठीक, तो स्पेस एक्स और बोइंग, अगर बोइंग का ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो US की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि 2 प्राइवेट सेक्टर कंपनी के पास 2 अलग अलग स्पेस क्राफ्ट हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं ISS या फिर स्पेस में एस्ट्रोनॉट को भेजने के लिए। इसलिए ये बहुत ज़्यादा जो है रेलेवेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के पर्सपेक्टिव से भी, और इसके स्ट्रेटेजिक और नेशनल सिक्योरिटी वाले मायने भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। अभी बात कर लेते हैं सबसे पहले बोइंग स्टारलाइनर की। ठीक, तो ये आपका स्पेस क्राफ्ट होगा, ये आपका स्पेसक्राफ्ट सबसे ऊपर होता होगा, और फिर रॉकेट, इसी को रॉकेट के ऊपर रखेंगे, बूस्टर वूस्टर लगाएंगे, आग लगाएंगे, और ये रॉकेट धीरे धीरे करके क्या होगा, डिटैच होते चला जाएगा, और लास्ट में आपका क्या बचेगा, सिर्फ स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर। स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर की अगर हम बात करें तो इसका मेन पर्पस क्या है? ट्रांसपोर्ट करना है एस्ट्रोनॉट को स्पेस में। इसमें 2 कैप्सूल्स हैं, जैसे कि गगनयान में थे उसी तरीके से इसमें भी 2 कैप्सूल हैं। एक है क्रू कैप्सूल और दूसरा है सर्विस मॉड्यूल। क्रू कैप्सूल्स में जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे उनको बैठाया जाएगा और ये वापस जो है री एंट्री करेंगे ग्राउंड में। सिर्फ क्रू कैप्सूल ही वापस आएगा, जो सर्विस मॉड्यूल होगा वो रिटर्न नहीं आएगा। इसे दोबारा, मतलब वो रिटर्न ज़रूर आएगा लेकिन उसे रीयूज़ नहीं कर पाएंगे दोबारा से। ठीक, जो आपका सर्विस मॉड्यूल है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? उसमें बेसिकली इक्विपमेंट्स हैं और सिस्टम है जो कि एस्ट्रोनॉट्स को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि टेम्परेचर कंट्रोल करना, एयर कंट्रोल करना, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें सप्लाई मॉड्यूल में इंक्लूड की गई है। और जब क्रू और सप्लाई दोनों रिटर्न आएंगे उसके बाद क्रू मॉड्यूल तो आप दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन सर्विस मॉड्यूल दोबारा से इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के बारे में हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टारलाइनर का मिशन कब हुआ है। 2014 में नासा ने स्पेस एक्स और बोइंग दोनों को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए कि आप स्पेसक्राफ्ट बनाइए ताकि हम एस्ट्रोनॉट्स को ISS भेजें। स्पेस एक्स की बात करें तो उन्होंने टाइमली जो है अपना स्पेसक्राफ्ट डेवलप किया और 13 मिशंस अभी सक्सेसफुल हो चुके हैं, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को ISS भेजा जा रहा है और वापस रिटर्न लेकर भी आया जा रहा है। तो जो स्पेस एक्स एजेंसी है वो तो टाइमली सारी चीज़ें कर रही है, लेकिन बोइंग बहुत ज़्यादा लेट शुरू की है। बोइंग का जो स्पेसक्राफ्ट क्रू टेस्ट फ्लाइट की बात करें तो फर्स्ट जो है 2017 में एक्सपेक्ट की गई थी कि 2017 तक के स्टारलाइनर का पहला क्रूड लॉन्च हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे डिलेज़ होने के कारण, बहुत सारे रीजंस के कारण ये चीज़ें नहीं हो पाई। 2019 में फर्स्ट अनक्रूड ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट मिशन किया गया बोइंग के द्वारा। और ये अनक्रूड का मतलब क्या है? इसका मतलब इसमें एस्ट्रोनॉट्स को नहीं बैठाया गया, डमी को बैठाया गया, या फिर आपके जो रोबोट्स होंगे, ह्यूमनॉइड्स होगी, उनको बैठा करके ये टेस्ट फ्लाइट की गई होगी। सॉफ्टवेयर एरर के कारण ये जो टेस्ट फ्लाइट की गई थी ये रॉन्ग ऑर्बिट में चली गई। हालांकि ये सक्सेसफुली ग्राउंड में वापस एंटर ज़रूर हो गए, लेकिन रॉन्ग ऑर्बिट में चले गए थे। 2022 में सिमिलर जो है टेस्ट फ्लाइट को रिपीट किया गया और यहाँ पर प्रॉपर डॉकिंग हो गई, सक्सेसफुल रहा इस बार मिशन। और 2022 वाला मिशन जब सक्सेसफुल हो गया, इसमें भी अनक्रूड मेंबर थे, तो अब इसे क्रूड मेंबर एस्ट्रोनॉट के साथ रिपीट किया जा रहा है 7 मई को। ठीक, तो फाइनली 2024 में जो बोइंग का स्पेसक्राफ्ट है स्टारलाइनर, वो अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो वो भी ISS में एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा, जस्ट लाइक स्पेस एक्स के जो ड्रैगन क्रू कैप्सूल्स हैं। ठीक, तो ये बेसिकली आपका क्या है, टाइमलाइन हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं
आपकी कि स्टार लाइनर का पर्पस क्या है। अब यहाँ पर ना इसके स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो उस नासा ने अपना स्पेस शटल प्रोग्राम 2011 में बंद कर दिया था और उसके बाद से यूएस के पास एक भी ऐसे स्पेसक्राफ्ट नहीं था जिसके थ्रू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाया जा सकता था। और पूरे दुनिया में ओनली सिर्फ रशिया था जिनके पास सोयूज़ रॉकेट था और कैप्सूल था जिसके थ्रू आईएसएस जाया जा सकता था, पॉसिबल था। और यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो इसी रॉकेट का और कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अभी जियोपॉलिटिक्स बहुत बदल चुकी है। यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच में रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि यूक्रेन और रशिया वॉर चल रही है। तो यूनाइटेड स्टेट्स अब ये तो यूज़ कर नहीं सकता ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम उनसे वॉर कर रहे हो और उनके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने के लिए अपने एस्ट्रोनॉट्स के उनके रॉकेट यूज़ कर रहे हो। ये तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए स्ट्रेटेजिकली ये स्पेस क्राफ्ट डेवलप करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। आत्मनिर्भर बनने के लिए, सेल्फ रिलायंस जो है करने के लिए इस फील्ड में यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ये स्पेसक्राफ्ट डेवलप करना ज़रूरी था। और अब ये 2 स्पेसक्राफ्ट हो जाएंगे। पहला तो ऑलरेडी शुरू हो ही चुका है, ड्रैगन क्रू इस कैप्सूल, जो कि किसके द्वारा बनाया गया है? स्पेस एक्स के द्वारा। और ये अगर स्टारलाइनर भी सक्सेसफुल हो जाएगा तो हर 6-6 महीने के लिए जो है आप एक एक स्पेसक्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, जो अगले डिकेड तक के बस एक्टिव रहेगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें जो स्पेसक्राफ्ट होगा वो डेवलप करना पड़ेगा। और ये जो स्पेसक्राफ्ट है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, इसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोनॉट जा सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोनॉट वहाँ पर समय बिता सकेंगे और फिर वहाँ पर जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, जो भी अर्थ के से रिलेटेड जो फेनोमेना है, यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड फेनोमेना है, इसको समझना है, उसके लिए वहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। तो ओवरऑल ये ब्रॉडर चीज़ें जो है, अब ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव हैं जो अचीव करना चाहता है यूनाइटेड स्टेट्स इस मिशन के थ्रू, और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं बोइंग के लिए क्या क्या चीज़ें स्टेक में हैं। जितने भी स्टेक होल्डर हैं इस प्रोग्राम के, जैसे कि रशियन गवर्नमेंट जो नहीं चाहती कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो, यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट चाहती है, नासा चाहता है, बोइंग चाहता है, जो कॉमन पीपल हैं वो भी चाहेंगे। तो जितने भी लोग चाहते हैं कि ये सक्सेसफुल हो या फिर अनसक्सेसफुल हो, जितने भी स्टेक होल्डर हैं उसमें बोइंग एकमात्र ऐसा स्टेक होल्डर है जो डेस्परेटली चाहता है कि ये सक्सेसफुल होना चाहिए। ऐसा मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बोइंग की लगी हुई है। अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता है तो ये लास्ट नेल इन द कॉफिन वाली बात हो जाएगी बोइंग के लिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बोइंग के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, मैंने आपको बताया कि ये कमर्शियल एयरक्राफ्ट डेवलप करते हैं, बनाते हैं। एक और ऐसी कंपनी है, यूरोपियन कंपनी है, जर्मनी की एयरबस, जो कि इनकी राइवल कंपनी। ये 2 ही कंपनी हैं जो कि डोमिनेट करती है पूरे एयरक्राफ्ट मार्केट को पूरे वर्ल्ड में। आपके यहाँ इंडिगो के जो एयरक्राफ्ट हैं वो आपके बोइंग से ही प्रोक्योर किए गए हैं। कुछ एयरक्राफ्ट स्पाइस जेट वाले वो एयरबस से प्रोक्योर किए गए हैं। तो ये 2 ही कंपनी पूरे मार्केट को डोमिनेट करती है और इन्हीं दोनों के बीच में मेन कंपटीशन भी होता है। कई बार जो है हेल्दी कंपटीशन अनहेल्दी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। 2016 में एयरबस ने A320 नियो को लॉन्च किया था और उस समय जो बोइंग था उनका कौन सा एयरक्राफ्ट चल रहा था? बोइंग 737 नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट उस समय मार्केट में था। अब ये जो एयरक्राफ्ट एयरबस ने इंट्रोड्यूस किया था ये काफ़ी सुपीरियर एयरक्राफ्ट था और उस समय इसके कंपटीशन में मैक्स बोइंग के पास कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं था, उनके पास समय भी बहुत कम था। तो उन्होंने आनन फानन में जल्द से जल्द एक नया एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया 2017 में, जिसका नाम था बोइंग 737 मैक्स 8। ये एयरक्राफ्ट 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया। अक्टूबर 2018 में बोइंग 737 मैक्स 8 जो है फ्लाई किया और
13 मिनट बाद ही जो है ये टेक ऑफ के क्रैश हो गया, जिसके कारण टोटल 189 पीपल ऑन बोर्ड थे, सबकी जान चली गई। सिमिलर इंसिडेंट्स 2019 में हुआ। कहाँ पर? यूथोपियन एयरलाइंस की जो फ्लाइट थी वो 6 मिनट के बाद क्रैश हो गई। इसमें बोइंग ने क्या किया? बोइंग ने कहा कि इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, हमने जो एयरक्राफ्ट बनाया उसमें कोई भी कमी नहीं थी, इसमें पायलट की मिस्टेक है। और यहाँ पर 157 लोग जो है ऑन बोर्ड थे, सारे के सारे लोगों की डेथ हो गई। जब बाद में तहकीकात हुई तब पता चला कि जो इंसिडेंट हुए हैं वो किस कारण हैं, क्योंकि जो मैक्स 8 बनाया गया था उसमें एक सिस्टम लगाया गया था, मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑगमेंटेशन सिस्टम। इसमें कुछ ट्रबल आने के कारण ये इंसिडेंट हुए हैं और 300-350 लोगों की जानें सिर्फ एक सिस्टम में गलती के कारण हुई है। और ये गलती क्यों की गई है? क्योंकि बहुत जल्दी से जल्दी जो है बोइंग को एक मार्केट में नया जो है अल्टरनेटिव देना था एयरबस A320 नियो का, इसलिए ये मिस्टेक्स हुई थी। इन्होंने क्या किया था कि जो बोइंग नेक्स्ट जनरेशन के पायलट हैं, है ना, जो लास्ट वाला चला रहे थे, बिल्कुल वैसा ही जो है आपका बोइंग 737 था, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस बस कर दिए थे और उसमें ये वाला सिस्टम मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑगमेंटेशन सिस्टम डेवलप करके डाल दिया गया था। इन्होंने कहा था कि जो नेक्स्ट जनरेशन चला रहे हैं पायलट, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, और ये अगर ट्रेनिंग दे दी जाती और ये सिस्टम फिर लगाया जाता या फिर लगाने के बाद उनको बता दिया जाता कि ये सिस्टम लगाया गया है, तो हो सकता है कि ये जो इंसिडेंट हुए थे ये रुक जाते। लेकिन पायलट्स को ट्रेनिंग नहीं दी गई, क्योंकि उन्हें यही कहा गया कि ये बिल्कुल सिमिलर पुराने वाले पायलट की तरह, पुराने वाले एयरक्राफ्ट की तरह है, तो आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो खरीदो बेचो। इसी हेल्थ कंपटीशन के कारण कुछ अनहेल्दी डिसीजंस लिए गए बोइंग के द्वारा, और उसके बाद से ये इंसिडेंट हुए हैं। बहुत ज़्यादा कार्रवाई चली, बहुत लंबे समय तक के इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल नुकसान तो हुआ ही है। कंपनसेशन लगभग $60 बिलियन के आसपास एक्सपेक्टेड है जो इनके ऊपर बैठेगा, लेकिन उसके कारण जो हरासमेंट है, इतने सारे प्रोजेक्ट डिले हो गए हैं, कंपनी जो है एकदम लो लेवल पर पहुंच चुकी है इस वक्त पे भी, और उनका जो स्पेस वर्टिकल है यही उनकी आखिरी उम्मीद है। इसलिए वो डेस्परेटली चाहते हैं कि जो उनका स्पेस वर्टिकल वाला जो मिशन है स्टारलाइनर, वो सक्सेसफुल हो जाए। पहले ये दोनों अलग अलग वर्टिकल में चलाए जा रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने दोनों को एक साथ जो है एक ही डिपार्टमेंट के अंदर जो है तैयार करना शुरू किया। और जब रीज़न पूछा गया कि इन्होंने एक साथ जो है कंपनी के अलग अलग डिवीज़न को सेम क्यों कर दिया, BDS डेवलपमेंट में कन्वर्ट क्यों कर दिया, तो इन्होंने कहा कि इससे स्टारलाइनर की जो डेवलपमेंटल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो ये बेसिकली जो आपका बोइंग का स्टारलाइनर है, ये सक्सेसफुल होना इनके लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि इनकी इमेज भी बिल्कुल ग्राउंड पे पहुंच चुकी है, बहुत बुरी हालत है। और अगर ये फ्यूचर में सर्वाइव करना चाहेंगे तो उनके इमेज के लिए, गुडविल के लिए जो स्टारलाइनर मिशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो मिशन है इसमें टोटल 7 एस्ट्रोनॉट्स जा सकते हैं, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और अभी जो दोनों एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं ये 8 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रुकेंगे और उसके बाद वापस आएंगे। चीज़ें क्लियर है क्या? बोइंग के बारे में चीज़ें जानकारी एकदम क्लियर हो गई। इसके ऊपर बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी आई हैं, कभी बंद करें, बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है तब आप ये डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं कि किस तरीके से बोइंग की मिस्टेक्स के कारण। और अभी जो आपका मैक्स 737 मलेशिया वाला एयरक्राफ्ट था वो भी बोइंग का है, तो वो भी जो है मिल नहीं रहा है अभी तक के, जब से वो गायब हुआ है। तो बोइंग के सितारे कुछ तो गर्दिश में चल रहे हैं, कुछ तो है जो इनके साथ सही नहीं हो रहा है। बहुत सारे इंसिडेंट बोइंग के साथ ही, ऐसा नहीं है कि एयरबस के साथ नहीं हुए, लेकिन बोइंग के साथ कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हो रही हैं। तो अगली बार जब भी बैठे तो एक बार देख लें कि कौन सा एयरक्राफ्ट है, बोइंग है या फिर एयरबस है। वैसे तो ऐसा कोई इशू नहीं है, अपने यहाँ जितने भी हैं सब बढ़िया एयरक्राफ्ट हैं। ठीक, तो ये हमारा एक ही आर्टिकल आज होगा, तो ये हमारा फर्स्ट भी था और लास्ट भी था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।